बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम AM at 10 PM। नाचिस खाकसार को कहते हैं आसिफ मलिक रियाज। नाज़रीन, आज एक बड़ा देरीना एक इंतखाब हुआ, फैसला हुआ। 25 जुलाई को जो इंतखाबात, जो एक सिलसिला हमने देखा, तमाम बड़ी क़ुव्वतें पाकिस्तान में, बड़ी जमातों का आपस में टाकरा हुआ और हमने देखा कि PTI वो इंतखाब जीत गई। उसके बाद जो दूसरा मरहला आया वो ये था कि किस ये जो खास तौर पर वजीर आजम की जो नशिस्त है इसके ऊपर किसका नाम फाइनल होगा। सजेस्ट तो बहुत सारे नाम हुए थे, इस पर प्रोग्राम कर चुके हैं, लेकिन फाइनल नाम कौन सा होगा ये आज हमें पता चल गया जी। और इंतखाबात हुए जी। इंतखाबात के बाद हमने देखा जो नाम आए थे उन पर खैर हम बाद में बात करेंगे जब मेहमान ज्वाइन करेंगे। अभी जो मैं इंट्रोडक्शन में आपको बताना चाह रहा हूँ जी वो ये है कि सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब का फाइनली सिलेक्शन हुआ है और प्रॉपर उनकी जो कानून साज असम्बली है वहाँ पे वोटिंग होती है। 33 वोट मिलते हैं सरदार साहब को और जो मुत्तहिदा अपोजिशन की तरफ से जो नाम था अकबर लतीफ़ साहब, उनको मिलते हैं 15 वोट्स। तो एक अच्छे मार्जिन के साथ वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। सबसे पहले तो हमारी तरफ से मुबारकबाद हो जी कश्मीर के अवाम को कि जी आपके एक नए वज़ीर आज़म मुंतखब हो चुके हैं। इसी के साथ साथ जी टोटल मैं थोड़ा सा हवाला दे दूं कि 32 टोटल नशिस्तें जीती थी PTI ने, 12 नशिस्तें जीती थी पीपल्स पार्टी ने और 7 नशिस्तें जीती थी PMLN ने। इसके ऊपर थोड़ी सी हम बहस करेंगे आज जब हमें मेहमान ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता दूं कि बेसिकली सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब बेसिकली हैं कौन, उनका ताल्लुक कहाँ से है, कब उन्होंने PTI ज्वाइन किया और कैसे वो यहाँ तक पहुँचे। आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म जनाब सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का ताल्लुक हल्का LA 18 पूंछ 1 से है जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब इलाका है। और सरदार अब्दुल क़य्यूम साहब 1969 में गांव दोशेरा खान में पैदा हुए। उनका ताल्लुक मुग़ल ख़ानदान से है। वो लुत्फ़ के तौर पर अपने नाम के साथ नियाज़ी लगाते हैं, जबकि मकामी सतह पर उनको दिली मुग़ल भी कहा जाता है। उनके बावजदाद 1947 में मकबूजा कश्मीर से हिजरत करके ज़िला पुंछ के लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वाक़े में जो इलाका है वहाँ पे वो शेर खान में आबाद हुए। उनके बड़े भाई सरदार ग़ुलाम असलम साहब जो हैं, असलम मुस्तफ़ा साहब, सरदार ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब मुग़ल 1985 में वज़ीर माल रह चुके हैं जी। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब जो हैं वो 22 साल की उम्र में डिस्ट्रिक्ट काउंसलर का इलेक्शन लड़ा था उन्होंने, जो वो जीत गए थे। इसी के साथ ही 2006 में मेंबर असेंबली के लिए मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट से इलेक्शन लड़ा। काफ़ी अर्से मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जमात जो है उसके साथ उनका ताल्लुक रहा। उम्मीदवार असेंबली नामजद हुए, 2006 से 2011 तक असेंबली में रहे और जिसमें खुराक की वजारत और दीगर वजारतों पर अपनी खिदमात भी वो सरअंजाम देते रहे। इसी के साथ जी 2011 से दोबारा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट से उम्मीदवार असेंबली लड़ा जिसमें नाकाम हुए और 2016 में एक बार फिर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के टिकट से उम्मीदवार असेंबली के लिए मैदान में उतरे और चंद 100 वोटों से इलेक्शन हार गए थे। बाद इलेक्शन में धांधली का इल्जाम लगा, उसके बाद अदालत पहुंचे जिसका केस आम इंतखाबात 2021 तक अदालत में तो था। 2019 में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की देरीना रुकनियत को खैराबाद कह दिया और उसके बाद उन्होंने खैराबाद कहकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की और आम इंतखाबात 2021 जो है वो PTI के टिकट पर उन्होंने लड़ा और 9000 की लीड के साथ तकरीबन जो वोट का एग्जैक्ट फिगर है वो 24,758 वोट लिए उन्होंने और उन्होंने अपने हरीफ को शिकस्त दी। अब आज़ाद कश्मीर में आपको पता है जी कि इस वक्त PTI की पहली दफ़ा ये हुकूमत होगी, पहला मौका है। इस हवाले से आज हम बात करेंगे। दूसरा, हमने कोशिश की है कि तमाम जमातों से जो मुअज़्ज़ज़ गेस्ट हैं उनको ज्वाइन करें आज के पैनल में, ताकि उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें ज्वाइन करें ताकि इस पर बात हो सके कि क्या बाकी जो लीडर्स हैं, बाकी जो पार्टीज़ हैं वो किस तरह से इस इलेक्शन को देखती हैं खास तौर पे, और इलेक्शन को किस तरह देखती हैं इस पर तो बात हो चुकी है। लेकिन इस इंतखाब को, ये जो नाम सामने आया, और ये मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं कि ये जो इंतखाबी जो नाम था ये पहले नाम नहीं था उम्मीदवारों में। इससे पहले तनवीर साहब का जो नाम था वो बड़ा नजरों में भी था और उस पर हमने एक बहस भी की थी एक दफा कि जी तनवीर साहब को क्यों टिकट दिया जा रहा है और खासतौर पर वजीर आजम के लिए क्यों नामजद किया जा रहा है। लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा जो मजे की बात यह है कि वो आज ही नियाज़ी साहब का इंतखाब हुआ और आज ही जिसकी जो कन्फर्मेशन है वो फवाद चौधरी साहब ने भी दी थी और इलेक्शन जब हुआ आज जो कानून साज असम्बली के अंदर, तो वहाँ पे
मुंतखब करार पाए जनाब सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब। तो इस हवाले से बात करने के लिए एक तो ये हमारे प्रोग्राम का आज पहला मौजू होगा, साथ ही साथ जी शबली फराज साहब ने बताया जी कि मशीन तैयार हो चुकी है इलेक्शंस की धांधली, क्योंकि मुझे पता है कि अभी जो इस मौजू पे जब मोअज़्ज़िज़ गेस्ट साहिबान बात करेंगे तो धांधली का मुद्दा निकलेगा। तो पहले ही मैंने दूसरा एक मौजू सिलेक्ट कर लिया, उस पर हम बात करेंगे कि इस वक्त जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग है उसका अमल कहाँ तक पहुंचा है, किस तरह से हम जो हैं वो एक अच्छा इलेक्शन का निज़ाम पाकिस्तान में उसका निफाज देख सकते हैं। यही रहेगा, मशीन में उन्होंने कहा जी कि कोई ख़राबी नहीं है, मशीन बहुत ज़बरदस्त है, उसमें कोई टेम्परिंग का निज़ाम नहीं होगा, इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं होगी, बहुत सारी इसके ऊपर भी आज बातें हुई हैं, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन फिलहाल मैं एक ब्रेक लूँगा, ब्रेक से वापस आने के बाद हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा, आप कहीं मत जाइए। आज की डिस्कशन बहुत बहुत मेरे ख्याल में बहुत मज़े की होगी और जानेंगे कि तमाम लीडरान क्या राय रखते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। लौट कर वापस आ चुका हूं जी, और मेरे साथ अब मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे। मैं सबका तारुफ भी करवाऊंगा जी, एक एक करके जैसे वो हमें ज्वाइन करते हैं। आज एक और जो मजे की खबर ये आई है कि इमरान खान साहब को ये मशवरा दिया गया था कि 13 या 18 ये दो जो हैं वो हिस्से ऐसे हैं जिसकी वजह से अगर आप इनका इंतखाब करेंगे तो फायदा मंद साबित होंगे, और बरकत वाले हिस्से जो हैं 13 या 18, और एक लफ्ज आइन, आइन जो है वो भी बड़ा बरकत वाला होगा। तो अब ये मशवरा किसने दिया था, ये क्या, ये कौन सी साइंस है, कौन सी नॉलेज चल रही है, क्या वाकई इस पे अमल किया गया है? दूसरा, मेरे पास और भी बड़े मजे के सवाल हैं जो मैं मेरे ख्याल में जब हमें गेस्ट ज्वाइन करते हैं तो उनसे मैं करना चाहूंगा, मैं उनसे जानना चाहूंगा कि क्या नियाजी होना भी मतलब कहीं कोई, आप मेरी बात शायद आप समझ गए होंगे, मैं मारिया तराना साहिबा आ गई, मैं अपना सवाल उन पे रखूंगा और उनसे जानूंगा कि क्या नियाजी होना भी कोई क्राइटेरिया है वज़ीर आज़म बनने के लिए। जी अस्सलाम वालेकुम मारिया तराना साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम आसिफ साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए कैसी हैं मारिया साहिबा? बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज़ाद कश्मीर से ज्वाइन किया है। हमारे साथ मोहम्मद ज़फ़ीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं। ज़फ़ीर भाई, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद करता हूँ आप कराची वापस पहुंच गए आज़ाद कश्मीर से। जी जी पहुंच गया हूँ। चलें बखैरियत आफियत आप पहुंच गए। जी जी चलें माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया। अभी हमें पीटीआई से भी मोअज़्ज़िज़ मेहमान हमें ज्वाइन करेंगे, पीएमएल-एन से भी ताहिरा औरंगज़ेब साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी, तो उन्हें भी गुफ्तगू में साथ शरीक करेंगे। मैं पहले मारिया साहिबा आपकी तरफ आने से पहले मैं ज़रा ज़फ़ीर भाई से थोड़ा सा जनरल जो है वो अच्छा ठीक है जी मारिया साहिबा। जी मारिया साहिबा, मुझे बताएं कि आपको क्या लग रहा है जो नया नाम ये सामने आया है सरदार अब्दुल क़य्यूम, इस हवाले से बताइएगा कि कैसा इंतखाब है ये? पहले मैं आपकी राय ले लूंगा। अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब, जी जी हाँ। आज जब ये सुबह ऐलान हुआ तो हम सब लोग के लिए काफी हैरत अंगेज किस्म का ऐलान था, क्योंकि इंतखाबात होते हैं, चाहे फिर उसके बाद जो सिलेक्शन होती है, चाहे वो वजीर आजम की हो, किसी की भी हो, आम शहरी जो है सियासी शऊर रखने वाला वो इसमें बड़ा इंटरेस्ट लेता है। तो जैसे ही नाम आया तो हमें ख्याल आया कि अभी तो इन साहब को 1 साल नहीं हुआ था पीटीआई ज्वाइन, तकरीबन 2 साल। तो ये मेरे ख्याल से कोई साल हुआ था, कोई इतना ज्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ था जब इन्होंने ज्वाइन की है। और ये पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में थे, अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी इनका नाम है, और ये अब्बासपुर जो है लोअर हवेली पुंछ से जो है इनका ताल्लुक है, और इससे पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का हिस्सा थे, और 10 साल के बाद ये दोबारा जो है ना इलेक्ट होकर दोबारा आजाद कश्मीर असेंबली का हिस्सा बने। और बात ये है कि अब जो कोई ऐन का अदद बार बार निकालता है कि बताता है कि जी ऐन से होगा तो बहुत खुशकिस्मत होगा। आप आरिफ अलवी साहब को देख लें, आप इमरान खान साहब को देख लें, आप उस्मान रज़दार साहब को देख लें, अब पता नहीं कौन सा ऐनक वाला जिन निकलने जा रहा है मेरे ख्याल। अब 5वां नंबर जो है वो अब ये फिर कहेंगे कि 4 ऐन हो गए। बहुत नहीं, मैं ये सोच रहा हूँ अगर 2-3 ऐन सही नाम हो जाते तो फिर क्या होता? फिर तो बड़ा कंफ्यूजन हो, क्या होता फिर? बहुत हैरत बात है। अगर 2-3 ऐन से हो जाते, कि हल्का नंबर 13 और जो 15 और 18 है वो बहुत लकी है। 13 और 18 15, 13, 18 बहुत लकी है। और हेलीकॉप्टर के जरिए इंटरव्यू के लिए उन चेहरों को दिखाने के
फौरन बनी गाला बुलवाया गया था विद इन हाफ एन आवर, क्योंकि ये बेचारे अपनी अपनी जगहों पे जहाँ रहते हैं इस्लामाबाद पहुंचे 7-8 घंटे लग जाते हैं। तो ये कोई 3-4 दिन पहले हेलीकॉप्टर भेजा गया। ठीक है, चले मैं इस पे वापस आता हूँ, फिर इस पे बात करते हैं। जफीर भाई, अस्सलाम वालेकुम जी। जफीर भाई जी, फाइनली आप कनेक्टेड हैं जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जफीर भाई, मुझे जरा बताइएगा कि आप इस नाम के इंतखाब को कैसे देखते हैं। पहले मैं आपकी राय ले लूं, फिर मेरे पास और भी कुछ सवाल हैं। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब, सर। हाँ, नाम जो आपने कहा सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब, बिल्कुल अब ज़ाहिर है वो मुझसे वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं। अच्छा, पहले तो मैं ये मुझसे पहले जो मेहमान खातून मेहमान मारिया इकबाल साहब, उनको जी उनकी तौसीक़ कर दूं। ऐसा नहीं है, ये जो नंबर्स और की बात हो रही है और हेलीकॉप्टर की बात हो रही है, वो डॉक्टर निसार अब्दाली साहब को लेके गया था हेलीकॉप्टर, ये ऑलरेडी वहाँ मौजूद थे। इनका इंटरव्यू सबसे पहले हुआ था, ये भी मैं इनसाइड बता दूं आपको। और बड़े हॉट फेवरेट थे, लेकिन इनका क्योंकि डिस्कशन में नहीं था, जितने पैनल एनालिस्ट भी थे या पॉलिटिकली जो लोग डिस्कशन में कर रहे थे, वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी और सरदार तनवीर इलियास, क्योंकि वो हैवी वेट थे, उनकी इन्वेस्टमेंट भी थी पार्टी पे, और दूसरी तरफ पार्टी प्रेसिडेंट थे बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, तो इसलिए उनको कंसीडर किया जा रहा था। लेकिन ये 24 घंटे कल रात इसी वक्त बिल्कुल ये नाम फाइनल हो गया था, और हमने ये न्यूज भी ब्रेक कर दी थी कि 2 नाम दिए थे, डॉक्टर निसार अब्दाली और अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी का पर्सनली मैंने, और उनसे अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब बन गए प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, बाकी जो एदाद और शुमार की बातें हो रही हैं, आइन से तो 2 नाम और ही बन रहे हैं, उनको बना देते प्राइम मिनिस्टर, ऐसी बात नहीं है। पता नहीं क्यों हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया भी इन मिथ पे चला जाता है, और नियाज़ी कास्ट की बात हो रही है। नियाज़ी ये ना तो इनकी कास्ट है, ये तखल्लुस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। हाँ जी, ऐसे ही है, दुल्ली और मुगल है। और इसकी भी मैं रीजन बता दूं, इससे पहले अब्दुल क़य्यूम खान जो सरदार रफीक अहमद खान साहब के वालिद साहब थे, उनकी डेथ हो गई है। ये उस वक्त काउंसलर थे और वो उस वक्त वजीर आजम थे, तो दोनों का सेम नाम था, तो वो इस वजह से थोड़ा सा जब आप सरकारी सतह पे इसकी नाम लिखते हैं या कोई अखबारी बयान आता था उस वक्त, तो वो कंफ्यूजन हो जाती थी, तो इसलिए उन्होंने तहल्लुस लगा लिया अपना नियाज़ी। जस्ट उनको भी नहीं पता था कि इमरान खान 1990-91 की बात हो रही है, उस वक्त तो किसी को पता भी नहीं था कि इमरान खान सियासत में आएंगे। तो ये चीज है, ये थोड़ा सा तारीखी पस मंजर है। बाकी इंतखाब पे बहुत लोग सरप्राइज हुए, और सरप्राइज होना बनता भी था, क्योंकि अमूमन यही होता है, पार्टी प्रेसिडेंट वज़ीर आज़म बनता है, जो हिस्ट्री रही या जो फेमस नाम होता है, तो वो नाम तो नहीं चुना गया। लेकिन बजाते खुद हम सरदार क़य्यूम नियाज़ी साहब को जानते हैं, और जिस हल्के से इनका ताल्लुक है और जिस सेक्टर से इनका ताल्लुक है, वहीं से हमारा ताल्लुक भी है, तो हम बिल्कुल फैमिली बैकग्राउंड इनका जानते हैं। ये तो अच्छा हो गया, आप तो फिर ज्यादा डिटेल में बता सकते हैं। जब मैं अभी कश्मीर इलेक्शन कवर करने गया, मेरा इंटरव्यू हुआ, इनसे इंटरेक्शन भी रहता है, वैसे भी फैमिली टर्म्स भी है। और अब्बासपुर 18 पुंछ 1 से इन्होंने इलेक्शन जीता, और बहुत अच्छे हैं, वज़ीर खुराक भी रह चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि परफॉर्म करेंगे। जो लोग उस्मान बुज़दार से थोड़ा सा इनको मिला रहे हैं, ऐसा नहीं है, ये इनका अच्छा एक्सपीरियंस है, मेरा अगला सवाल का नहीं है, लेकिन चीजें मैनेज होंगी। और एक सादा फहम से, सादा सिर्फ से इंसान है, ये कहा जा रहा है। देखिए वो तो है ही, बड़े बहादुर भी हैं, क्योंकि एलओसी बिल्कुल इनका जो इनके घर से एलओसी कुछ मीटर्स पे है, किलोमीटर्स पे नहीं है, कुछ मीटर्स पे है, और वैसे भी बड़े बहादुर हैं और चीजों को समझते हैं। और असल चीज ये है कि एलओसी के लोगों की दादरसी हो, वहाँ पे काम हो, डेवलपमेंट के काम हो, और जो कश्मीर का ये वाला जो बेल्ट है पूरा, अब्बासपुर हवेली और हजीरा, ततापानी सेक्टर हो गया, नक्याल सेक्टर हो गया, ये जो है ये डेवलप नहीं था। सरदार सिकंदर याद तो नक्याल से वज़ीर आज़म बने, इससे पहले उनके घर तक तो रोड्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन हम जब मज़ाफ़ात को देखते हैं, वहाँ कम्युनिकेशन नहीं है, वहाँ रोड्स नहीं है, और बड़े इश्यूज हैं वहाँ पे। तो अल्लाह करे कि ये डेवलपमेंट के काम और ये चीजें भी हों, और ओवरऑल कश्मीर के लिए कोई अच्छी खबर आए। और आप ओवरऑल आपको लग रहा है कि इंतखाब बचा है, मतलब कुछ मनफी आपको कुछ चीज नजर नहीं आ रही, कोई मनफी वाइब नहीं आ रही, आपको लग रहा है ठीक है ना? मनफी ये देखें, इससे पहले मनफी ये थी कि अगर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी वज़ीर आज़म बनते तो जो दूसरे कैंडिडेट थे, सरदार तनवीर इलियास से, उनकी लॉबिंग थी पूरी, उनकी वजह से कुछ लोग पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में आए, और एक ग्रुपिंग थी, उस ग्रुपिंग के तासुर को जायल करने के लिए ही तो ये फैसला किया गया इतना सख्त कि ना। तो ये भी एक मस्बत पहलू हो गया ना, मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ, ये भी मस्बत पहलू है। आप देखिए, ये सियासतदानों को समझना होगा, और थोड़ा सा मस्बत भी है, नेगेटिविटी भी है इसमें।
वो ये कि अगेन पार्टियों के अंदर डिक्टेटरशिप आ गई, यानी अच्छा। कश्मीर का जो प्रेसिडेंट है पार्टी का उसका उसको ये इख्तियार हासिल है कि वो वज़ीर-ए-आज़म का फैसला करे, पार्टी इजलास बुलाए और लोगों के साथ बैठ के इसको डिसीजन लेते। लेकिन जाहिर है ये चीज नहीं है, ये पाकिस्तान से ही फाइनल होता है और पाकिस्तान ही फाइनल करता है इन चीजों को। लेकिन एक चीज बहुत अच्छी हुई है कि वो जो ग्रुपिंग थी या जो ये डर था तो उसको इमरान खान ने ब्लैकमेलिंग में नहीं आए, प्रेशर में नहीं आए और उन्होंने डिसीजन लिया कि आप जो भी हैं, लेकिन जो मैं फैसला सुना रहा हूँ या जो मैं कह रहा हूँ उस पर आप अमल करें। और सबने मुत्तफिका तौर पे दोनों ग्रुप्स ने, खासतौर पे जो हमारी इनसाइट्स हैं, ये दोनों ग्रुप्स ने मुत्तफिका तौर पे इस नाम पे हामी भरी, उसके बाद फिर ये नाम फाइनल हुआ। जबरदस्त, चलें जी, बड़ा जबरदस्त आपने बताया जी। मारिया क्या कहेंगी? जी बिल्कुल, बड़ा इन डेप्थ जफीर भाई ने बड़ा इन डेप्थ पूरी सूरत हाल बताइए। वो तो कह रहे हैं पॉजिटिव है, अच्छा है, लाइन ऑफ कंट्रोल से। हाँ। बल्कि मैं एक और इन्फॉर्मेशन ऐड करती जाऊंगी कि इनका घर मस्मार कर दिया गया था अभी कुछ अर्से पहले लाइन ऑफ कंट्रोल पे शेलिंग और बॉम्बिंग में। इनका अपना जो घर है आबाई घर, वो मस्मार हो गया था। वज़ीर-ए-आज़म आजाद कश्मीर जो अब्दुल कयूम खान साहब वकील बने हैं और वाकई में इन्होंने बड़ी बहादुरी से वहाँ पे मुकाबला किया। पर जहाँ तक PTI की बात आती है, मैं इस चीज से बड़ी हैरान होती हूँ। आज मुझे बड़ा बल्कि लोगों ने फोन करके भी कहा और मैं खुद भी इस चीज का एहसास करती हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो, उसका बड़ा एहसास हुआ लोगों को आज, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ कर गए थे। पिछले 10 सालों में उन्होंने PTI को आजाद कश्मीर में स्ट्रेंथन किया और आज जो हमने रिजल्ट देखा वो एक सियासी कारकुन के लिए काफी अफसोसनाक आप कह सकते हैं। ठीक है, सिलेक्शन और चॉइसेस होती है, मगर अगर देखा जाए तो अभी जो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे भाई, वो कह रहे थे कि जी 1990 से था। मैं यहाँ पे करेक्शन करना चाहूंगी, 1985 से जी इनका खानदान इलेक्शन लड़ा था। इससे पहले इनके भाई साहब हुआ करते थे और ये जो अभी सिलेक्ट हुए हैं नियाजी साहब, ये 2006 में एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की सीट से पहली दफा असेंबली में आए थे। फिर उसके बाद 2011 से लेके अभी तक 10 सालों में नहीं थे असेंबली में, और ये 10 सालों के बाद दोबारा इलेक्ट होकर आए। ठीक है। तो जो एक सियासी कारकुन होता है उसके एक बहुत बड़ी लेगेसी और बहुत बड़ा, क्योंकि इनके भाई की डेथ हुई थी और फिर उसके बाद 2003 में ये पहली दफा असेंबली में पहुंचे थे। बैरिस्टर साहब एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, एक पार्टी की दूसरी पार्टी आजाद कश्मीर में लाके उसको स्ट्रेंथन किया था। 10 साल एक पॉलिटिकल वर्कर के छाना बछाना काम किया था। तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाकई एक ऐसी पार्टी है, अगर आप उसकी तारीख उठा के देखें तो आजाद कश्मीर हमेशा उसको स्पेस दी, उसको प्राइम मिनिस्टर बनाया, उसको प्रेसिडेंट बनाया सीनियर। ये सब जियाले थे, ये सब आप घरों के थे, इनमें से कोई किसी की कोई लेगेसी नहीं थी, कोई कहीं से नहीं आया था। मगर क्योंकि अब पाकिस्तान में सियासी कल्चर बदल रहा है, हवा बदल रही है, तो हमें ऐसी बहुत सारी पूछ रहे हैं सरदार याकूब खान कहाँ से आए थे? जो प्रेसिडेंट भी बने और प्राइम मिनिस्टर भी बने। सरदार याकूब खान साहब कहाँ से आए थे? जफीर भाई पूछ। सरदार याकूब खान एक अलग से ही है, पर वो रावला कोट से हैं। वो भी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़कर आए थे, मगर वो ये बात ना करें ना, आपकी बात वो पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के साथ एक लॉन्ग जर्नी और हिस्ट्री होती है हर पॉलिटिकल वर्कर की। ठीक है। तो जो पॉलिटिकल वर्कर की जो एक हिस्ट्री होती है वो पॉलिटिकल वर्कर जानता है, जो शाना बशाना काम कर रहा होता है उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में लोगों के। और एक पार्टी को एस्टेब्लिश करना, ये उससे बहुत बड़ी बात है। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप करने की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, इस वक्त हो रहा है पूरी रियासत को और एक पार्टी को। एक पाकिस्तान, ये जो PTI है, ये पाकिस्तान की इस वक्त जमात है जो वहाँ पर वो काम कर रही है। इनकी एक सीट थी 2016 के अंदर, जब इन्होंने पहली दफा अपना यहाँ पे मुहिम आगाज किया था 2012 के बाद, और इन्होंने एक सीट ली। और उसके बाद बैरिस्टर साहब ने इतना ज्यादा इस चीज के ऊपर काम किया, मतलब हर पॉलिटिकल वर्कर को साथ लेकर चले। और आज मैं ये समझती हूँ कि अगर ये पाकिस्तान से सिलेक्शन होती है या इलेक्शन होती है, ये जो भी है, जरूर रखना चाहिए कि एक कॉमन पॉलिटिकल वर्कर। प्लीज जरा देखिएगा क्या मारिया साहिबा जफीर साहब को नहीं सुन पा रही हैं? प्लीज चेक कीजिएगा, उनकी आवाज क्या नहीं जा रही उनको, ये प्लीज जरा चेक कीजिएगा। जी मुझे आवाज आपको जफीर साहब की आवाज आ रही है? वो कुछ पॉइंट नहीं, मुझे आपके अलावा नहीं आ रही, मेरे अलावा नहीं आ रही, इनको प्लीज चेक कीजिएगा। जफीर भाई आप मुझे बताएं, मैं पॉइंट रेस कर देता हूँ। क्या कह रहे हैं आप? मैं ये कह रहा हूँ कि इनसे पूछें, एक तो सरदार याकूब खान जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जीत कर आए हैं, जब वो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस छोड़ के आए थे, ठीक है,
तो उनका करियर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ नहीं था, पॉलिटिकल करियर था नहीं उनका, था, ठीक और है। उस पे भी वो रिस्पॉन्ड करते हैं और उनकी नॉलेज में इजाफा करते हैं। और दूसरा बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो छोड़कर आए 2 थे, दफा मुस्लिम उन्होंने कॉन्फ्रेंस अपनी जमात बनाई, रह चुके थे, वो उसके बाद पॉलिटिकल वो वर्कर थे। पीटीआई में आए। अच्छा, पॉलिटिकल वर्कर थे, कह रही हैं। अच्छा। नहीं वो मैं आपको कह रही हूँ, अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी साहब was first he entered into this assembly in 2006 after his elder brother died. Only for 5 years he was मैडम in ये 1992 से ये 10 साल के बाद अभी होकर आए हैं, ये 2006 में फर्स्ट टाइम एमएलए बनने के बाद इनको जो इलेक्शन इन्होंने हारा 18,000 वोट उसमें लिए, और उसके बाद इनका अगर करियर देखें तो ये तकरीबन 17 साल का सिर्फ एमएलए बनने के बाद का करियर है। 17 साल होते हैं, 17 साल। आप अपनी नॉलेज बेहतर करें, उसके बाद टॉक शोज करें। नहीं आप अपनी जगह पे अपनी इन्फॉर्मेशन रखते होंगे, but I am from here this area and I know the information as well. So we can't go. आप अपनी इन्फॉर्मेशन अपडेट करें ना। अगर आपने तो 2 साल के बाद आपने सरदार याकूब को प्राइम मिनिस्टर बना दिया था, सरदार याकूब को आपने प्राइम मिनिस्टर बना दिया। बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ के आए, उन्होंने अपनी जमात बनाई। अच्छा, मेरी नॉलेज के मुताबिक ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर का इलेक्शन लड़ा था इन्होंने, 22 साल की उम्र थी उस वक्त। जी, ये 90s की बात, यही तो मैं कह रहा हूँ। 2006 में तो बात समझाइए बात, चले, यही होती है ग्रास रूट लेवल, यही होता है। ठीक है। हाँ, 2006 में आए 5 सालों के लिए। जी वो भी उनका भाई, वो भी अपने जो भाई थे मुस्तफा मुगल साहब की वफात के बाद, जो कि जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक हो गया। अच्छा, मैं जफीर भाई आपकी तरफ आऊंगा। मुझे ये बताइएगा कि इस वक्त जो एक पहलू साथ साथ हम डिस्कस कर रहे हैं आज, वो है कि पाकिस्तान में आपको पता है कि धांधली का सिलसिला एक जारी रहता है। धांधली का सिलसिला हो ना हो, लेकिन इल्जामात की बौछार हो जाती है इलेक्शंस के बाद, कोई भी सेटिस्फाई नहीं हो पाता। अब शिबली फराज साहब ने आज ये कहा है कि मशीन तैयार हो चुकी है, इंटरनेट का कनेक्शन नहीं होगा उसके साथ, कोई धांधली के चांसेस नहीं होंगे, बहुत जल्दी हम कैबिनेट पार्लियामेंट हर जगह पे उसकी मंजूरी के लिए भी बात करेंगे। आप इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की मशीन के निजाम को कैसे देखते हैं सर? देखिए, ये तो अच्छी बात है। कम से कम ये वाला जो वोटिंग, जो पर्ची के जरिए वोट डिस्टर्ब होता है, तो वो कम से कम वो खत्म होगा। लेकिन धांधली नहीं रुकती, हर जगह अमेरिका में धांधली होती है। धांधली की जो टर्मिनोलॉजी है या चीजें हैं ना, तरीकाकार है, वो अपडेट हो गया है। कश्मीर में इन्होंने कहा कि धांधली, कश्मीर में धांधली ये होती है कि आप इलेक्टिबल को पहले ही हुकूमती जमातों में, यानी जो फेडरल हुकूमत है उसकी तरफ ले आते हैं, वो आ जाते हैं। जिस तरह अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी आए, बहुत सारे हैं, तकरीबन 16 ऐसे इलेक्टिबल थे जो मैं आखिरी के प्रोग्राम में मैंने कहा था कि वो तो वैसे ही जीत रहे हैं सीट। 25 मैंने कहा था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीतेगी, 26 जीती उन्होंने। तो ये तो उंगलियों पे गिन के हम बता सकते हैं। इसी तरह अमेरिका के इलेक्शन में भी धांधली होती है, भारत में भी होती है। उसका तरीकाकार चेंज हो जाता है। आप इलेक्ट्रॉनिक वोट ले आएंगे तो कम से कम लोगों को ये एतराज खत्म हो जाएगा कि हमारे वोट इधर उधर पड़े हैं। उसके बाद जैसे यहाँ पे आपने देखा 2018 के इलेक्शंस में कहा कि किसी जमात ने शाम 6 बजे तक ये नहीं कहा था कि हमारे साथ धांधली हुई है। सब कह रहे थे वोट बहुत अच्छे पड़े हैं, टर्नआउट थोड़ा सा कम है लेकिन वोट अच्छे पड़ रहे हैं। लेकिन आरओज का इलेक्शन कहा गया कि यार बाद में रिजल्ट रुके, मशीनें बंद हो गई और उसके बाद हमारे जो नंबर्स थे वो टेम्पर हुए। तो ये चीजें होती हैं। और इलेक्ट्रॉनिक मशीन के बाद जो होगा वो फिर लॉबिंग का सिलसिला हो जाता है, इलेक्टिबल्स का सिस्टम शुरू हो जाता है और नताइज चेंज करने, उनको टेम्पर करने के इल्जाम लगना शुरू हो जाते हैं। तो पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है वो तभी हम इस सिस्टम में अपडेट ही नहीं हो सके ना। तो अच्छी बात है, ये चीजें होनी चाहिए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को इस चीज पे आना चाहिए कि कम से कम सिस्टम बेहतर हो। उसके बाद यानी अमेरिका में जो लॉबिंग होती है वो मीडिया के जरिए, मीडिया वार होता है, वहाँ पोल, ठीक है, ओपिनियन बिल्ड की जाती है। यहाँ हमारे यहाँ तो अभी तक यही चल रहा है ना कि डब्बे चेंज हो जाते हैं। तो कम से कम हम डब्बू से तो बाहर आए। मैं तो इसको खुशाइन करार देता हूँ अगर हो जाए तो पॉलिटिकल जमातों की तरफ से खैर मकदम किया जाना चाहिए। पीटीआई तो खास तौर पर लेकिन नहीं करेंगे आप। हाँ, करना चाहिए लेकिन नहीं करेंगे। साहब की लाइन ड्रॉप हो गई है। जी हाजी, कनेक्ट कीजिएगा और प्लीज मुझे पीटीआई से जब ज्वाइन करेंगे मुझे बताइएगा। जी जफीर भाई, मुझे ये बताएं कि बाकी जो जमातें हैं, सियासी बड़ी जमातें हैं, स्टेक होल्डर पार्टीज हैं, उनका क्या इस पे आपके ख्याल में लाएअमल होना चाहिए? लाएअमल कि पीएमएलएन इसको बॉयकॉट कर रही है, पीएमएलएन नहीं अग्री हो रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किसी हद तक वो सो है, वो अग्री कर भी रहे हैं, डिसअग्री भी कर रहे हैं। तरीकाकार पे उनको भी ऑब्जेक्शन है, लेकिन होना चाहिए, होगा तो इससे फायदा अल्टीमेटली
अब मुझे मेरी एक नॉलेज में इजाफा करें, आपकी जो मैं ज़ाती राय कह लेते हैं इसको, आपको क्या लग रहा है अगर ये बाकी स्टेक होल्डर पार्टी से लें, दो की एग्जांपल ले लेते हैं हम, PMLN और पीपल्स पार्टी, अगर ये दोनों रिजेक्ट कर देती हैं कि हम इसका पार्ट नहीं बनेंगे, मुल्क में निजाम नहीं आना चाहिए, क्या हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, नहीं हो पाएगा, पावर नहीं है ना इनके पास, आप इनको इनका साथ चाहिए। ये देखें, ये ओवर द नाइट तो हो नहीं सकता ना, इसके लिए डिबेट होगी, आप इसको असेंबली में लेके आएंगे, लोअर हाउस में लेके आए, फिर अपर हाउस में ये जाएगा, फिर आप इसको तरमीम करके लेके आएंगे, तो ये सारी चीजें किसी एक जमात के बस की बात ही नहीं है। और इनके पास पावर्स तो है नहीं कि ये अपनी मेजोरिटी से ये फैसले कर लें या करारदाद मंजूर करवा लें। इसलिए तमाम स्टेक, यानी एक जमात जो इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड है उसका ओपिनियन भी चाहिए होगा। तो ये सारी चीजें तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ बिठाना होगा, तो ये मेरे ख्याल में मैं मारिया साहिबा ने ज्वाइन कर लिया। मारिया साहिबा, अभी धांधली का एक शोर आपकी तरफ से भी सुनने में आया, PMLN ने भी किया, हर वो शख्स जो हारा जो शायद उसने धांधली का एक शोर कश्मीर के इलेक्शंस पे किया। जफीर भाई, जब हमें लास्ट टाइम इन्होंने ज्वाइन किया था उस वक्त ये कश्मीर में ही थे, इन्होंने कहा था धांधली मुझे तो होती हुई नजर नहीं आई, आपने कहा था कि होती भी नजर आ रही है, ये आपने हमें ऑन रिकॉर्ड बता चुकी हैं कि हाँ धांधली तो हुई है, तरीका मुख्तलिफ था लेकिन हुई है। अब मुझे ये बताएं कि जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन के ऊपर बात चल रही है, शिबली फराज साहब बहुत जल्द पार्लियामेंट में भी लाने वाले हैं, कैबिनेट में भी लाने वाले हैं, मशीन आपको दिखाने भी वाले हैं, जितने भी लॉ मेकर्स हैं उनको, आपको क्या लगता है आपकी पार्टी का फैसला क्या होगा और क्या होना चाहिए? जी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के हवाले से जी प्लीज चेक कीजिएगा। मारिया साहिबा को मेरी आवाज आ रही है? जी मारिया साहिबा, मारिया साहिबा ठीक है जी। मारिया साहिबा मेरे ख्याल में आज़ाद कश्मीर में, और अक्सर ये होता है वहां पे कनेक्शन प्रॉब्लम हो जाता है, उनको बिल्कुल दोबारा रब्ता करने की कोशिश की जा रही है। जफीर भाई, मुझे एक बात बताएं, आपको लग रहा है कि ये जो खास तौर पे अभी ये जो नया निज़ाम होगा, जिसे आप कह लें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम, ये दुनिया में मैंने जो रिसर्च की तो मुझे पता चला कि बहुत सारे ऐसे ममालिक हैं जहां पे ये पहले निज़ाम लाया गया, बाद में उसको रिवोक कर दिया गया, खत्म कर दिया गया उस निज़ाम को, दोबारा से मैनुअल निज़ाम पर आ गए। आपको क्या लग रहा है कि पाकिस्तान में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट, ये तकरीबन भी 40-50 हज़ार हमें मशीन्स चाहिए होंगी, एक मशीन की कॉस्ट $3,000 तक हो सकती है, ये भी फाइनल कॉस्ट नहीं है लेकिन जो एक फिगर हमें पता चला है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करके कल को ऐसा ना हो कि वापस आना पड़ जाए? देखें, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में ऐसा हो चुका है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर लिया, हमें उनसे सीखना चाहिए है, लेकिन इस चीज को अपडेट किया जा सकता है, उसके तरीके जी जी जफीर साहब, जी आवाज आ रही है, जी प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अपडेट हो सकता है ना, आप सिस्टम पे क्यों जा रहे हैं? हम अपने NIC जो हम वो करते हैं, ATM यूज करते हैं, बिल्कुल इसी तरह आप सिस्टम अपडेट हो गया, ये टेक्निकल IT टीम बिठाएं, आप उनके साथ बैठें और उनको दें कि आप इस मॉडल की चीज लेके आएं ताकि वो हैक भी ना हो सके, हैंग भी ना हो, और लो कॉस्ट के अंदर आपको ये पूरा सिस्टम बना के दें, सिस्टम बन सकता है। हाँ, मशीन तो खुद बना रहे हैं, मसला वही तो कह रहा हूँ, नीयत का मसला है। अभी तो ये देखिए टेक्नोलॉजी पे क्या इन्वेस्टमेंट होगी, कितना खर्चा आएगा, ये तो एक अलग बहस है। यहाँ मसला ये कि इस पे अग्री ही नहीं हो रहे ना कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। चले, आप कह रहे हैं अग्री नहीं हो रहे। मारिया साहिबा जी, आप क्या राय रखती हैं इस हवाले से, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के निजाम के हवाले से? पहले तो आपकी पार्टी का स्टांस भी क्या होगा, आपको क्या लग रहा है? कहा कि आजाद कश्मीर का जो है, अगर कोई ये कंप्लेन कर रहा है कि धांधली हुई या नहीं हुई, मैं थोड़ा सा यहाँ पे सिस्टमैटिक धांधली आपको बताना। आपने कहा था कि धांधली हुई है, जफीर साहब खुद ऑन ग्राउंड मौजूद थे, इनको मैं हमेशा इस मौजू पे साथ इसलिए रखता हूं क्योंकि इन्होंने बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया कश्मीर इलेक्शंस को, तो ये कह रहे थे कि धांधली नहीं हुई है। जफीर भाई आपने ये कहा था कि धांधली है ना, आप मुझे बोलने का मौका दें, मैं आपको दे रहा हूँ मौका। जी जी, धांधली का तरीका नहीं, अगर आप मुझे बोलने का मौका नहीं देंगे, तरीका का मुख्तलिफ था, ठीक है जी, अब आप बताइए। बोल लिया, मेरी बात सुनने दें, मैं इस पे क्लियर कर रहा था, उन्होंने कहा था तरीका मुख्तलिफ था, ठीक है, अब आप बताइए। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ जो कि हम हमेशा देखते आ रहे हैं, वो ये है सिस्टमैटिक धांधली ऐसे होती है, वो कोई ऑन ग्राउंड आपको यहाँ आजाद कश्मीर में शहरों में नजर नहीं आएगी। वो होती है 12 सीटों पे जो मुहाजिरीन की सीटें और पाकिस्तान में होती हैं, और वो कराची से शुरू होती हैं, खैबर पख्तूनख्वा सिंध के अंदर, फिर उसके पंजाब के एक बहुत बड़े इलाके में, ये वो 12 सीटें होती हैं जो गेम चेंजर होती हैं पाकिस्तान आजाद कश्मीर की सियासत में, और वफाक इन सीटों के ऊपर उस वक्त फोकस कर रही होती है, क्योंकि उस वक्त वफाक की जो अप्रोच होती है वो इन 12 सीटों के ऊपर होती है।
नो डाउट आजाद कश्मीर में मैं मुजफ्फराबाद में मौजूद थी पोलिंग डे के ऊपर, मैंने खुद पोलिंग स्टेशन पे जाके देखा है। खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसा नाखुशगवार वाकया भी नहीं था, और मैं ऐसा भी नहीं कह सकती कि मैंने कुछ विटनेस किया या मेरे साथ किसी और पार्टी के पॉलिटिकल वर्कर ने विटनेस किया कि मुजफ्फराबाद में कोई एक्स्ट्रा वोट हो तो डले हो या कोई ऐसा वाकया हुआ। नहीं, हमने नहीं विटनेस किया, वो यहाँ पे नहीं हुआ, शहरों में नहीं हमने विटनेस किया। पर जी बिल्कुल बहुत सारी वीडियो, बहुत सारी इत्तलात और बहुत सारी चीजें आई हैं उन 12 सीटों के ऊपर जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में आजाद कश्मीर के मुहाजिरीन के लिए मखसूस है। ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे बताइएगा कि आपकी जाती राय क्या है, फिर बताइएगा आपकी पार्टी आपको क्या लगता है डिसीजन लेगी, इसका हिस्सा बनेगी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग? अभी सिर्फ बात की है, मगर इन नेक्स्ट 2.5 years, सॉरी 2 साल इनके पास बचते हैं, उस 2 सालों में ये उसके ऊपर काम कर जाते हैं तो वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक होता है प्रपोजल, फिर एक होता है सब्दा तैयार करके आप नेशनल असेंबली और सेनेट में भेजते हैं। ठीक है, तो वो अगर तैयार हो चुका है, वो जा चुका है, उसके ऊपर काम हो रहा है, देन गो के नेक्स्ट इलेक्शन में हम उस चीज को देख पाएंगे। पर अगर इस चीज के ऊपर अभी काम शुरू होना है और एक आइडिया फ्लोट किया है, then it's unnecessary to talk about because they have 2 years left and I think कि अगर चले वो तो एक अलग बात होगी ना। मुझे ये बताएं कि आप पीपल्स पार्टी का इरादा क्या है, मतलब आप चाहेंगे कि ऐसा हो? हाँ, I really होना चाहिए, appreciate that would be good। हाँ। एक बिल्कुल जो है आप सही कह रहे हैं कि ये एक जो है ना धांधली के बगैर ना, क्योंकि बात ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में फिर आपको बायोमेट्रिक्स आ जाएगा, तो बायोमेट्रिक्स पे तो किसी और के थंबप्रिंट्स या फिंगरप्रिंट्स तो सकते हैं। ठीक है, नहीं शिबली फराज साहब ने कहा है कि उसमें धांधली भी नहीं होगी, वो इंटरनेट से कनेक्ट भी नहीं होगी, उसमें कोई सॉफ्टवेयर भी ऐसा नहीं होगा जिसको हैक किया जा सके। बड़ी डिटेल में आज उन्होंने बताया है। जी, I really appreciate it. I'm up to it and we will definitely support it. But the thing is, ठीक है, कुछ काम अगर दिखाएं तो बहुत अच्छा होगा। ठीक है, जफीर भाई आपको क्या लगता है 2 साल की का जो वक्त है, क्या ये काफी है ये निजाम राइज करने के लिए? ये देखिए वही मैं कह रही हूँ ना, जी छोड़ देते हैं। हाँ। पर ये शोषण नहीं होना, मीडिया का काम है, ये हमारे जैसे एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट का काम है कि इसको फॉलो अप करते रहे। ठीक है, शिबली साहब इतना बड़ा ख्वाब दिखा गए कि हम पाकिस्तान के माहौल को बिल्कुल पाक कर रहे हैं, साफ सुथरा कर रहे हैं, बिल्कुल धांधली नहीं होगी। वो कहाँ है? तो ये 2 सालों में ये मेरी और अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वी हैव टू फॉलो अप विद दिस। ठीक है, जी जफीर भाई आप क्या राय रखते हैं, 2 साल काफी है? बिल्कुल काफी है, अच्छा, बहुत है बल्कि। लेकिन मसला ये है कि इसको लेके आना, अभी तो उन्होंने बयान दिया है, प्रपोजल तैयार हुआ है, प्रपोजल तैयार करने के बाद उसको आपने फ्लोट करना है असेंबली के अंदर, फिर उस पर डिबेट होगी। इस प्रोसीजर में टाइम लगता है। ये जितना क्विकली होगा, तमाम इत्तेहादी और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो अगर अपना इनपुट जल्दी देंगी इस पे, तो तब इस पे अमल भी होगा ना। बाकी टेक्निकली सॉफ्टवेयर तो 1 महीने में तैयार हो जाएगा, मशीनें भी आ जाएंगी, जो IT से रिलेटेड काम है वो तो जल्दी हो जाएगा। बाकी काम इन्होंने करना है जो लीगल साइड पे है, ठीक है। और जो आईनी तौर पे इन्होंने इसी के साथ मुझे बताएं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में आपकी क्या राय है? वो इतने वहां पे लोग काबिलियत रखते हैं, ये निजाम सीख पाएंगे? जो नए लोग इंडक्ट किए जाते हैं इलेक्शन के निजाम में, जिनको 1 हफ्ते पहले पता चलता है। जी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये ऐसी है जिस तरह कल कोई एक सॉफ्टवेयर आ जाता है आपके प्रोडक्शन में, आपकी न्यूज के लिए, तो वो टेक्निकल टीम यानी IT की टीम आती है ना आपको ट्रेनिंग देने के लिए, तो वो 10 मिनट के अंदर ट्रेनिंग देते हैं, आपको बता देते हैं कि भाई कैसे इसको ऑपरेट करना है। तो वो ऑपरेशनल जो टीम है वो तो आपकी आउटसाइडर होती है, वैसे भी इलेक्शन कमीशन ने तो कुछ नहीं करना उसमें। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो इंडोर्स हो पाएगा या नहीं, असल बात ये है। तो अगर ये कर जाते हैं तो उसकी ट्रेनिंग जो है, ट्रेनिंग तो मुश्किल नहीं है, ये ऐसी है जिस तरह आपने ATM कार्ड कैसे यूज करना है, जिस तरह आप अपना बैंक बैलेंस चेक करते हैं, या आप अपने इजी कार्ड या और जो चले। अब मेरा दूसरा पॉइंट, मारिया साहिबा, आपको लगता है हमारी आवाम इतनी काबिल है कि आवाम जाके उस निजाम को समझ के उस हिसाब से वोट दे पाएगी? जी बिल्कुल है। जी मारिया साहिबा। जी मारिया सोच के वो बनाया गया होगा। मेरा ख्याल है कि ठीक है, हमारे शरीक खानगी की जो शरह है वो कम जरूर है, पर अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिलसिला स्टार्ट होता है तो आई श्योर कि इसके लिए इतने वेल इक्विप्ड और वेल
स्टैंडिंग रखते होंगे, जब इलेक्शन कमीशन के पास जाहिर है ये चीज जाएगी और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी कि हर आदमी की एक्सेस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग तक कैसे हो सकती है, क्योंकि आई एम श्योर कि जब ये, जैसे मैंने पहले भी की बात करते हैं तो फिर उसमें बहुत सारे सिस्टम काउंट इन होते हैं, सिर्फ ये नहीं होता है कि। अब दूसरा मेरा जो सवाल ये था कि क्या अवाम इतनी काबिल है मारिया साहिबा, हमारी अवाम जो शहरी अवाम को तो छोड़ दें, गांव देहात में लोग कैसे करेंगे? ये जब शिबली आवाज जी बात कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि फराज साहब से आपको जो है ना, अच्छा, शिबली फराज साहब से मशवरा करना चाहिए कि हमारी अवाम इतनी काबिल है। पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तो बहुत खुश होगा। तो मेरा ख्याल है नेक्स्ट बुलाइए और उनसे ये वाला सवाल करें तो बहुत बेहतर ठीक है। शिबली फराज साहब बहुत मसरूफ है ना आजकल वो नया निजाम लाने में, तो उनको कोशिश करेंगे हम, बल्कि उन तक भी रसाई हासिल करें। अच्छा जफीर भाई आपको क्या लगता है हमारी अवाम इतनी काबिल है? अवाम कर पाएगी जाके? हमें तो आपको पता है वो चले अवाम तो छोड़े, हमारे तो लीडर्स जाके लाइन के ऊपर निशान लगा के आ जाते हैं, डब्बे के बीच में निशान लगा के आ जाते हैं। निशान क्यों लगे थे, क्या लगे थे, डिफरेंट मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हमारी अवाम जो है ना, हमारे अवाम, मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है। हम देखते हैं बिल्कुल मजदूर बेचारा, जी गांव देहात के लोग क्या करेंगे? एक क्लास भी नहीं पढ़ा, लेकिन वो एटीएम यूज कर रहा होता है, वो फेसबुक यूज कर रहा होता है। तो ये इतनी सर, उनमें भी वो जो यंग लोग हैं, जो नई एक पौध आ रही है वो कर रही होती है, बुजुर्ग हजरात, बड़े उम्र के लोग नहीं कर रहे। बुजुर्गों को भी हम देखा, मैं आपको बता दूं कि ऐसा नहीं है कि इतना मुश्किल सॉफ्टवेयर नहीं है जिसको इतना कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक होगा और क्या होगा। बहुत आसान है, अगर आएगा तो मीडिया मौजूद है ना अवेयरनेस देने के लिए। आप एक पेड कंटेंट चलाएं, और जिस तरह आप पोलियो के लिए अवेयरनेस चलाते हैं या आप कोरोना के लिए अवेयरनेस चला रहे हैं, तो एक महीने की बात है। उसके बाद ज़ाहिर पॉलिटिकल जो वर्कर्स होते हैं वो अपने अपने हलकों में जाते हैं, वो दिखाते हैं, वहाँ बताते हैं कि वोट कैसे कास्ट करना है। आखिरी दिन तो आपका कैंपेन का होता है इस चीज पे है कि आपने उसको फोल्ड कैसे करना है, आपने पोल कैसे करना है। ठीक हो गया, ये सारी चीजें हैं। एक मेरा आखिरी दो मिनट है मेरे पास, आखिरी मेरा सवाल है, मैं पहले आपसे ले रहा हूँ, फिर मारिया साहबा पे क्लोज करूंगा। इमरान खान साहब का, पीटीआई हुकूमत का बहुत ज्यादा जोर है जितने भी पाकिस्तान से बाहर जो अब्रॉड सिटीजन हैं उनका भी जो है राय हक शुमारी जो है, ताकि वो भी वोट दें, उनका बड़ा उस पर इसरार है। वो चाहते हैं कि इंटरनेशनल जितने भी पाकिस्तानी रहते हैं बाहर अब्रॉड, उनको एक हक मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है इस हवाले से? बिल्कुल भाई, और चीज पाकिस्तानियों को ये राइट मिलना चाहिए जब वो हमारे रेवेन्यू को इतना अच्छा सपोर्ट करते हैं और इतना रेवेन्यू जनरेट करके वो पाकिस्तान भेजते हैं, तो हमें। और ये पीटीआई ही क्यों इतनी ज्यादा हमेशा एक्टिव नजर आती है ओवरसीज के मामले में? बाकी पार्टीज के लोग सपोर्ट नहीं है बाहर, रिवायात से हटकर थोड़ा सा सियासत कर रही है और अच्छे वो रिस्क लेती है। आप प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को की पॉलिसियों से ला के खिलाफ कर सकते हैं, लेकिन जितना वो मीडिया के साथ इंटरेक्ट करते हैं, जितने वो मीडिया इंटरव्यूज देते हैं, हालांकि उसकी वजह से उनको नुकसान होता है, तो वो कोई ना कोई ऐसी बात कर जाते हैं जिसके अगले दिन उनको जस्टिफिकेशन देनी पड़ जाती है। लेकिन वो इंटरेक्ट करते हैं, वो बताना चाहते हैं हम क्या करना चाह रहे हैं, ठीक हो गया, पॉलिसियों से हम खिलाफ कर सकते हैं। जी मारिया साहिबा आप आसिफ साहब, ये शोशा जो है मुख्तलिफ पार्टियों ने छोड़ा मुख्तलिफ टाइम में, मगर मेरा क्योंकि खुद अपना जो जाती ताल्लुक है 60s से यूरोप के अंदर और इसी के अपने खानदान को दिमाग में रखते हुए कि ये जो है, ये राइट जो है उनके पास पॉलिटिकल होना चाहिए, क्योंकि उनका से नहीं है। वो जहाँ पर रहते हैं, जहाँ पे वोट डालते हैं, जहाँ पे जिस मुल्क के वो ताबेदार हैं, वहीं तक रहना चाहिए। क्योंकि ये ड्यूल नेशनैलिटी जब आ जाती है, वो रेवेन्यू जरूर आपका बढ़ा रहे होते हैं, इंडेक्स बढ़ रहा होता है, पर कौन सा मेरा रिश्तेदार है कि जो पाक हुकूमत, तो वो अपने काम से अपने किसी रिश्तेदार को भेज रहा होगा ना। वो सवाए अगर शोकत खान डुअल नेशनैलिटी सबके पास हुकूमत को आ रहा है, कोई किसी का वो नहीं है, उनका पॉलिटिकल विजन नहीं है। आई एम सॉरी, आई हैव लिव्ड इन यूके फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड आई नो कि पीपल हैव नो पॉलिटिकल विजन आइदर इन अमेरिका, आप कह रहे हैं कि इसको और आइदर इन इंग्लैंड। तो जो पिछले 10 साल से कोई मेहनत मजदूरी करने के लिए एक अलग किस्सा है, पर अगर आप देखें यूरोप के अंदर और बर्तानिया के अंदर 2 मिलियन पाकिस्तानी जो है वो रह रहा है, और उस 2 मिलियन पाकिस्तानी का पाकिस्तान से ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है। ये मैं आपको अपनी जाती बुनियाद पे भी कह रही हूँ, अपने तजर्बे की बुनियाद पे कह रही हूँ। ये जो लोग बार बार उनको राइट देने की बात करते हैं ना, ये कहीं ऐसा नहीं। आप बहुत बड़ा मुद्दा उठा रही हैं ये, कि आपको लगता है कि राइट देना ही नहीं चाहिए पाकिस्तानी जो बाहर रहते हैं। बहुत बड़ा पॉइंट उठाया आपने ये, रहेगा वो कहते हैं कि देना चाहिए। वाहिद मेरे ख्याल में आप ये राय, मुल्क में रहती हूँ, जो चीज मैं
चलें ठीक है, मैं बिल्कुल आपकी राय का एहतराम करूंगा। मारिया साहबा बहुत शुक्रिया, इस पर बिल्कुल दोबारा बहस करेंगे। ये बिल्कुल नया पॉइंट उन्होंने रेस किया है कि क्यों देना चाहिए, वो तो वहां रहते हैं, उनका तो पॉलिटिकल विजन ही नहीं है, तो क्यों इस पर इतना फोर्स किया जा रहा है, क्यों इतना हम ध्यान दे रहे हैं। खैर इस पर दोबारा बात करेंगे। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह कल आपसे होगी मुलाकात। प्रोग्राम AM at 10 PM में अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और यकीनी तौर पर अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, क्योंकि वैक्सीनेशन आपको लाजमी करवानी है। कोरोना इस वक्त आउट ऑफ कंट्रोल है, वैक्सीनेशन करवाइए, अपना ख्याल रखिए, अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। स्टार न्यूज़ से मुझे दीजिए इजाज़त। फ़ी अमानिल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।